नमस्कार। तो आज हम इस लेक्चर में क्या स्टडी करने वाले हैं। टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि आज का जो लेक्चर है वैसे क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर आप इसे कह भी सकते हैं और नहीं भी है। तो वैसे जनरली ये मैथ्स का लेक्चर, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर वेक्टर का एक प्रकार से आप टॉपिक इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूं आपसे, सब्सक्राइब की। उम्मीद करता हूं पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करोगे, नहीं किया है अभी तक तो। और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन तुरंत आए और तुरंत आप लेक्चर अटेंड कर सको। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वैसे ज्यादा लंबा नहीं है, आपको पता लग गया होगा भी कितने मिनट का है। तो टॉपिक का नाम रेट ऑफ चेंज, rate of change of a vector which is rotating about an axis with constant angular velocity। टॉपिक का नाम ही काफी बड़ा हो गया, क्या करें, स्टडी तो करना पड़ेगा। टॉपिक का नाम क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेक्टर। कोई भी वेक्टर, एनी वेक्टर। अगर आपने मैथमेटिकल फिजिक्स का वेक्टर वाला लेक्चर आपने स्टडी किया होगा, मैंने एक ही लेक्चर बनाया था, उसके बाद एमपी के लेक्चर्स बंद कर दिए थे, वो पता नहीं किसी जमाने में बनाया। चलो जाने दीजिए उस बातों को। वेक्टर आपने अगर एक बार पढ़ रखा है तो थोड़ी सी वेक्टर की प्रॉपर्टी यूज होगी और कुछ नहीं है, जिसमें वेक्टर का एडिशन है। सिंपल कि रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से लिखते हैं, अगर एक दो इस तरह से, मतलब ए वेक्टर और इसी डायरेक्शन में बी वेक्टर है तो रिजल्टेंट ऐसे लिखते हैं अपन ना, सी वेक्टर। तो वो तो अपने को इतना तो पता है, उसी का यूज है, ज्यादा यूज नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेक्टर विच इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। मेन चीज क्या है यहाँ पे कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो वेक्टर है वो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। और तो वो वेक्टर किस रेट से चेंज होगा। किस रेट से चेंज होने का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, अगर वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज किसे लिखेंगे अपन? dA/dt। मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होगी अगर वो किसी एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि इस टाइप का जो लेक्चर है हम स्टडी करेंगे। तो इसे स्टडी कर लेते हैं, आपको वो वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा जिसके अंदर मैंने dA एक्सेलरेशन का टाइम डेरिवेटिव लिखा था इज इक्वल टू ओमेगा ए, और यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे तो v²/r और ओमेगा की वैल्यू v/r लिख के इसे v³/r² डिराइव किया था। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन कहां से आएगी वो इस आर्टिकल से आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे समझना कि कैसे हम इसमें अजम्पशंस क्या लें। तो जो गिवन है वही ले लेते हैं, अजम्पशन क्या करना है अपने को, अजम्पशन कुछ करना ही नहीं है। मान लीजिए कोई एक्सिस है, मैं जेड एक्सिस ड्रॉ करूं, इसे चाहे वाई मानूं चाहे एक्स मानूं, वो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी मानूं, मैं इसका कोई नाम ही नहीं रख रहा, ओनली सिंपल एक्सिस ले ली। और ओमेगा इसकी क्या है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेक्टर। ठीक है, किसकी? मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, तो जिसके अबाउट रोटेट करता है, मतलब कोई भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो ओमेगा क्या डिफाइन करता है? इस तरह से अगर मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रहा है तो ऊपर होगा, और ऐसे रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट तो डाउनवर्ड हो जाएगी ओमेगा की डायरेक्शन। तो मैंने ओमेगा ऊपर माना है क्योंकि जो वेक्टर है वो कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे। यानी कि वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं मैं। वेक्टर कौन सा है अपना? वेक्टर है इस पॉइंट से मैंने यहां तक ड्रॉ कर लिया एक वेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा इधर वाली साइड कर देते हैं तो डीए वेक्टर भी अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये वेक्टर ए वेक्टर इसे मैंने एज्यूम किया और वो इस एक्सिस के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और ये जो सेंटर है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आर होगी।
क्योंकि आर क्यों होगी, आर पता है क्यों होगी, क्योंकि ये सर्कल है ना, इसके इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, जिस तरह से ऐसे है एक प्रकार से। तो ये तो एक पर कोई एक्सिस होगी, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट ये मान लिया मैंने कोई वेक्टर है, तो ये वेक्टर इस तरह से इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये वाला पॉइंट फिक्स है इसका, और इस तरह से वो रोटेट कर रहा है, समझ में आ गया। तो इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट, तो ऊपर वाला देखिए वैसे तो एक कौन फॉर्म हो रहा है ना, जिस तरह से अपन ने लार्मर प्रिसिशन का स्टडी किया था उस तरह से इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे वेक्टर है, ठीक है। तो अगर ऐसे वेक्टर है तो वो ऐसे फॉर्म करता हुआ एक 3D के अंदर इमेजिन करोगे, आपकी थोड़ी सी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको पता चलेगा वो एक प्रकार का कोन फॉर्म कर रहा है। अब कोन फॉर्म कर रहा है तो कोन का ऊपर वाला जो मतलब क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, सर्कल होता है ना, तो उसी तरह से ये ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हुआ सर्कल फॉर्म कर रहा है। उस सर्कल की रेडियस मैंने मान ली r। अब देखिए कि ये जो r रेडियस है, ऊपर वाला सर्कल है, ठीक है, ऊपर वाला सर्कल और ये वाला वेक्टर हो गया a, तो और ये वाली जो डिस्टेंस है, इस एक्सिस और रेडियस के बीच में एंगल बता सकते हो कितना होगा। इस एक्सिस और जो सर्कल की रेडियस बनेगी उनके बीच में एंगल कितना होगा। सर्कल तो ऐसे बनेगा और एक्सिस ऐसे है, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, मतलब कि एक्सिस और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो ये अपना हो गया 90 डिग्री का एंगल फॉर्म, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अपने को मिल रहा है, अगर मैं एंगल ये अल्फा है तो साइन अल्फा मैं इसमें अप्लाई करूं तो क्या आएगा, साइन अल्फा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है अपना ए, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि 90 डिग्री है ना ये वाला, इस तरह से। तो ये ऐसे कोई एक प्रकार का ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अल्फा ये मान लीजिए अपन ने ये एंगल मान लिया, तो अल्फा है किसके बीच में, अल्फा ये परपेंडिकुलर और ए के बीच में है ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर और मैं ये ए मानता हूं तो इसे हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये एक्सिस होगी अपनी, ठीक है, और ये वाली आर होगी। इसमें साइन अल्फा अलग है, ये साइन अल्फा होगा क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आर है और जो हाइपोटेन्यूस है वो ए है, इसका मैग्नीट्यूड लिख लिया ओनली वेक्टर का, ठीक है। तो ये हो गया अपना साइन अल्फा, इट इंप्लाइज आर इज इक्वल टू ए साइन अल्फा। ये आ गया, इतना समझ आ गया कि रेडियस की वैल्यू है वो ए साइन अल्फा आ गई अपने पास, इसका अपन यूज करेंगे, इसलिए मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल से आर इज इक्वल टू ए साइन अल्फा लिख दिया। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि ये वाली 90 है ना, तो इसके साथ जो बनेगा अल्फा एंगल है तो एक्सिस वाला तो कोस कंपोनेंट होगा और परपेंडिकुलर वाला साइन कंपोनेंट होगा, वहां से भी इसे डायरेक्टली आप लिख सकते हो। तो किसी टाइम टी के बाद अपन टाइम डेरिवेटिव लिख रहे हैं ना, तो किसी टाइम टी के बाद वेक्टर कहां पहुंचेगा, ये ए वेक्टर मान लीजिए इस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पहुंच गया तो क्या ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम होगी, नहीं होगी, क्योंकि लेंथ चेंज हो जाएगी, पॉइंट सेम है, ठीक है, इसलिए लेंथ चेंज होगी। ये लेंथ हो जाएगी ए प्लस में डी ए वेक्टर मान लिया हमने, ठीक है, और डी ए होगा कितना, वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस डी ए वेक्टर। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, ये ए वेक्टर है और ये ए प्लस में डी ए वेक्टर है, तो ये डी ए वेक्टर ये होगा। इट इंप्लाइज ए प्लस में डी ए इज इक्वल टू ए प्लस डी ए, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो डी ए अगर स्मॉल चेंज हो रहा है वेक्टर के अंदर, बहुत स्मॉलली उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का अगर एंगल थीटा डी थीटा चेंज कर रहा है, डी थीटा, ठीक है, तो डी थीटा अगर चेंज कर रहा है तो इस सेक्टर को देखिए, इस वाले सेक्टर को, ये जो सेक्टर दिख रहा है आपको सर्कल के अंदर, इस सेक्टर को देखोगे तो आपको क्या पता, सेक्टर के अंदर ये होता है ना, अपन ये लिखते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो एंगल कितना है डी थीटा, और आर्क हमने स्मॉल ये डी ए मान ली, ठीक है। वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन है, बट स्ट्रेट लाइन और जैसे अगर करो छोटी है बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल छोटी है और स्ट्रेट लाइन, तो फिर उसके इक्वल ही हो गया ना इसकी लगभग लेंथ, इसलिए आपने आर्क को डी ए ले लिया और रेडियस आर ले ली, ठीक है। और आर की वैल्यू ए साइन अल्फा थी, तो इसलिए यहाँ पे ए साइन अल्फा पुट कर दिया, तो इट इंप्लाइज डी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए साइन अल्फा डी थीटा, ठीक है, ए साइन अल्फा डी थीटा। तो अब ये देखना है अपने को कि साइन अल्फा एंगल किसके बीच में है, अल्फा, ए और डी थीटा के बीच में एंगल कह सकते हो आप, डी थीटा तो ये है, ठीक है, डी थीटा वेक्टर।
अगर डी थीटा वेक्टर ड्रॉ करना चाहें तो अगर अपन इस डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हैं तो डी थीटा वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है। मान लीजिए इसे अगर 3D के अंदर ड्रॉ करना चाहें तो 3D के अंदर कैसे करेंगे, या फिर 2D के अंदर देख लीजिए। डी थीटा अगर ऐसे है और ए वेक्टर कैसे होगा, ए वेक्टर ऐसे होगा ऊपर की तरफ, अपवर्ड है ना, परपेंडिकुलर है ये, तो ये ए वेक्टर हो गया अपना। तो अगर ए वेक्टर और डी थीटा की बात करें तो डी ए ऐसे है इस डायरेक्शन में, यानी कि 3D के अंदर ये बार वाली साइड इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब डी थीटा और ए, अब देखिए साइन का कंपोनेंट है, साइन और ए और डी थीटा के बीच में एंगल अल्फा हो गया। तो आप ये ऐसे कहोगे कि अल्फा तो ए और एक्सिस के बीच में एंगल है, तो डी थीटा और ए के बीच में अल्फा तो नहीं हुआ, बट जो डी थीटा है वो स्मॉल चेंज है। अगर स्मॉल चेंज हो रहा है एंगल के अंदर तो अल्फा प्लस डी अल्फा होगा, उसे लगभग हमने अल्फा के इक्वली रख दिया, इसलिए हमने ए साइन अल्फा प्लस ए साइन अल्फा डी थीटा को क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। डी ए इज इक्वल टू ए डी थीटा इंटू साइन अल्फा। अगर वेक्टर लिखें तो डी ए वेक्टर होगा आपका ए क्रॉस डी थीटा। अब ये दो तरह से हो सकता है, साइन अल्फा है ना, मैग्नीट्यूड है ये, तो मैग्नीट्यूड को अपन ऐसे ए डी थीटा साइन अल्फा है, इसे आप ए क्रॉस डी थीटा भी लिख सकते हैं और डी थीटा क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से ट्रू कौन सा होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती, ये हम जानते हैं। तो इन दोनों में से सही कौन सा है वो आप बताइए, कैसे देखेंगे। डी ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब अपने को राइट हैंड थंब रूल से हम ये बताएंगे ए वेक्टर कैसे है, ऊपर की तरफ, ठीक है। ए वेक्टर ऊपर की तरफ है और डी ए इस साइड में है। मैं कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा, खुद को समझाऊं कैसे। वैसे तो मुझे पता तो है, लेकिन समझाने की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि आपको एंगल की डायरेक्शन कैसे बताऊं। देखिए कोशिश करता हूं, समझ आएगी आपको। एंगल ए, जो ए वेक्टर है, एंगल नहीं, ए वेक्टर ऊपर की तरफ है, ए वेक्टर ऊपर है ऐसे अपवर्ड, और डी थीटा कैसे है इस डायरेक्शन में। तो अगर ए क्रॉस डी थीटा करते हो आप ऐसे, तो डी ए कहां जाता है, अंदर की तरफ जाता है ना, ठीक है। और अगर आप डी थीटा क्रॉस ए करते हो, यानी कि डी थीटा क्रॉस में ए, तो जो तो किस डायरेक्शन में आता है, देखिए डी थीटा क्रॉस में ए तो उधर वाली साइड गया थंब, ठीक है, या फिर बार वाली साइड है। और आप अगर ए क्रॉस डी थीटा कर रहे हो तो ए डी ए है वो अंदर की तरफ गया, तो वैसे ये डी ए है वो अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, ये है बाहर की तरफ। टेंजेंशियली आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो जब डी ए बाहर की तरफ है तो इसे डी थीटा क्रॉस ए लिखेंगे। डी थीटा क्रॉस ए, ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा। कैसे होगा, इसे एक बार फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल, फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल, इसे एक बार आप खुद को समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसे दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, तब आपको अच्छे से समझ आए शायद। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर है, ए क्रॉस डी थीटा करना है, डी थीटा उधर वाली साइड है, तो ए क्रॉस डी थीटा करोगे, ए ऐसे है, डी थीटा ऐसे है, तो ऐसे करोगे तो पीछे वाली साइड गया ना थंब, ठीक है। अगर थंब पीछे वाली साइड गया, फिर इनवर्ट कह सकते हो, तो आप ऐसे आया। लेकिन 3D के अंदर कैसे होगा, ए वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होगी ऊपर की तरफ और डी थीटा ऐसे होगा, ठीक है। तो ए क्रॉस डी थीटा पीछे वाली साइड गया, तो यानी कि पीछे वाला, लेकिन डी ए क्या है, आगे की तरफ है। तो अगर डी थीटा क्रॉस ए करते हो, यानी कि डी थीटा क्रॉस ए, तब डी ए ऐसे आ रहा है और डी ए ऐसे आ रहा है, ठीक है। समझ में आया, डी थीटा इस डायरेक्शन में, ए इस डायरेक्शन, मतलब कि डी थीटा क्रॉस ए, डी थीटा क्रॉस ए, डी थीटा इस डायरेक्शन में, ए अपवर्ड, तो यानी कि डी थीटा क्रॉस ए करोगे तो हम ये डी ए की डायरेक्शन को शो करेगा, इसलिए मैंने डी थीटा क्रॉस ए लिखा है। इसे बहुत कंफ्यूजिंग सा बन गया है ये, पता नहीं समझ आया कि नहीं आया आपको। एक बार दोबारा देखिए इसी आर्टिकल को, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, इसे रिपीट करके देखोगे तो, ठीक है। तो अपना रिजल्ट है वो ये निकल आया, डीए का रिजल्ट क्या निकला है, डीए इज इक्वल टू डी थीटा क्रॉस ए। अब इसका टाइम डेरिवेटिव करेंगे, डी ए बाई डी टी, तो ये डी टी हो जाएगा, और डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा लिखते हैं अपन, तो वो कांस्टेंट है, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस में ए।
ये अपना रिजल्ट है आज के आर्टिकल का, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेक्टर, कि किस रेट से वो वेक्टर है वो चेंज होता है। तो इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे हम, तो डीए बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस ए हो जाएगा। उसमें ओमेगा और ए के बीच में 90 डिग्री था, इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, तो साइन अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करने पे डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड है वो ओनली ओमेगा ए लिख दिया था हमने। एंगल की बात हमने नहीं की थी, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो रेडियल डायरेक्शन में जो ओमेगा अपवर्ड हो गया और एक्सेलरेशन है वो रेडियल के अकॉर्डिंग होगी, तो यानी कि उन दोनों के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हम पुट नहीं करते। ओनली साइन अल्फा की 90 पुट करोगे तो 1 आएगा, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये वेक्टर का चेंज हुआ। इसी तरह से मान लीजिए पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो डी आर बाई डी टी लिखते हैं ना, तो डी आर बाई डी टी ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस में आर वेक्टर, और डी आर बाई डी टी को वेलोसिटी लिखते हैं तो ओमेगा क्रॉस आर आ जाता है वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, और सर्कुलर मोशन की बात करें तो ओमेगा और आर के बीच में 90 डिग्री होती है पोजीशन वेक्टर में, क्योंकि सर्कुलर मोशन ऐसे होता है ना, और आर ओमेगा अपवर्ड होगा ऐसे और आर पोजीशन ये वेक्टर होगा, तो ओमेगा और रेडियस में 90 डिग्री होता है, इसलिए इसे सर्कुलर मोशन में ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो आ जाता है अपना ओमेगा आर, सिंपल। ठीक है, इसी तरह से अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रही हो टाइम के साथ, तो एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं, जिसे हम डी एल बाई डी टी लिखते हैं, तो उसे ओमेगा क्रॉस एल लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस एल। और डी एल बाई डी टी अगर आपको पता है तो वो हम आगे जब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम गिव्स टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस एल। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला वहां से डेवलप होता है, टॉर्क इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस एल का। तो ये अपना हो गया आज का आर्टिकल। ये बाकी बातें हैं टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की, ये हम जब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तब उस टाइम पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी कर लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेक्टर विच इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।